Hello everyone, my name is Shivansh and I am a fourth year student in IIT BHU and I scored 100 percentile in chemistry in JEE Mains 2022। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी रीड नहीं करते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो तुमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे बहुत सारे टीचर्स के। तो अगर बात करूं कि आखिर इस लेक्चर में ऐसा तुमको क्या डिफरेंट मिलने वाला है, तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लेक्चर में मैं तुमको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम चीज़ों को इजीली लर्न कर सकते हो और उनको कई दिनों तक याद रख सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने 2-3 सोर्सेस के पीआईक्यूज को पहले अच्छे से एनालाइज किया है, क्योंकि क्या होता है जनरली कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग होते हैं, कुछ साइट्स पे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग होते हैं। तो मैंने 2-3 सोर्सेज यूज किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो जेई में आया हो और वो छूट ना जाए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं और उनके पीछे कॉन्सेप्ट भी मैंने लेक्चर में बताया है। और ये लेक्चर देखने के बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी के वो सारे पॉइंट्स जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे भी मैंने इस लेक्चर में अच्छे से कवर कर दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो तुम देख सकते हो कि अभी तक टोटल इस पे 50 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस में फ्रॉम 2002 टू 2025। तो मेजरली मैंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक तुम्हारा जो बेसिक फॉर्मूला है कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की कुछ टेबल से आए थे और कुछ एनसीईआरटी की लाइन से आए थे। और दूसरा तुम्हारा है डिपेंडेंसी ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, जो हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा तुम्हारा सेगमेंट है कौन सा, कोहलॉस लॉ। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रिसेंट ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं इन सारे टॉपिक से। तो ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तुम खुद देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है। तो तुमको रेजिस्टेंस तो पता होगा, वो तो तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी को एक और नाम तुमको देखने को मिल सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर कहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा होता है तो उसका भी मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी। बट मोस्ट ऑफ द जगह तुमको रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगा और आईयूपीएससी ने भी यही यूज करने को रिकमेंड किया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंबल, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है ना। और तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट तुमको पता ही होगा कि ओम होती है। तो अब एक पार्ट आता है कि यूनिट वाला। तो कई क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूनिट पे आए कि इसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं बट यूनिट कन्वर्जन में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं जिसके से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने यूनिट कन्वर्जन पे 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लेक्चर्स जाके तुम देख लेना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो देखो, जब भी हमको किसी की यूनिट बताना होता है तो हम क्या करते हैं ना, उसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले को ही हम रीअरेंज करके उसका यूनिट हम लिख सकते हैं। ये तुमको पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, ठीक है। तो हमको रेजिस्टिविटी की यूनिट पता करनी है, तो रेजिस्टिविटी को हम एक साइड रखेंगे और इसको ले जाएंगे इस साइड, इसको भी ले जाएंगे इस साइड। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर इनटू ए अपॉन एल। अब क्या करना है, जिसकी जो यूनिट होती है वो तुम बस पुट करते हो। रेजिस्टेंस तुमको पता है उसकी यूनिट ओम होती है। अब ये तुम्हारा एरिया है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे करते हो ना। तो यानी मीटर इंटू मीटर, क्योंकि हमको सारी एसआई यूनिट्स में अगर रखना है तो यहाँ क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या आ जाएगा मीटर। अब यहाँ देखो मीटर स्क्वायर है या मीटर है, तो क्या होगा 1 मीटर से 1 मीटर तुम्हारा यहाँ पे कट जाएगा। सिंपली जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, जो तुम्हारा 2 की पावर मान लो लिखा होता है 5, यहाँ लिखा होता है 2 की पावर 7, तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है। सिमिलरली यहाँ भी देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारा सेम है एम, यहाँ भी क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ 2 है यानी 2 - 1 क्या आ जाएगा m की पावर 1, यानी कि आ गया ओम मीटर। तो ये क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मान लो अगर तुम भूल जाते हो तो तुम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखी कि कैसे आखिर हम डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लेंथ और एरिया को यूनिटी ले लें, मतलब लेंथ को हम ले ले 1 मीटर और एरिया को ले ले 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। इसीलिए रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी फॉर अ सब्सटेंस इज its resistance when it is 1 meter long and having area of cross section 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जब किसी का 1 मीटर लेंथ होगा वायर का और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तब जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी होगी।
तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास दो और टर्म आते हैं जो कि हमको इस मेनली चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो सिंपल सी बात है, तुम कैसे याद रखोगे? तो रेजिस्टेंस से मिलता जुलता होता है कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से ही मिलता जुलता होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस तुम्हारा क्या होता है? कंडक्टेंस तुम्हारा रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की इनवर्स होती है। मतलब क्या? तो देखो कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? 1/r होता है। सिमिलरली जो तुम्हारा कंडक्टिविटी है उसको हम कप्पा से दिखाते हैं k, जो तुम्हारा क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी। तो तुमको जैसे पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। सिमिलरली जो तुम्हारा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी जो कंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि G इक्वल टू, जैसे तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो कांस्टेंट आता है कप्पा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो या तो तुम इस तरह से याद रखो, या तो तुमको पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1/कंडक्टिविटी L/A। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ? हमको G को इधर लाना है न्यूमरेटर में, तो G को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या देखो? तो G इधर आ गया तो K उधर जाएगा, यानी K इंटू A/L। तो या तो तुम इस तरह से याद रखो कि यहाँ पे तुम फॉर्मूला में पुट करके तुरंत ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका क्या है कि डायरेक्ट तुम याद रखो ताकि तुमको बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े। तो देखो एनसीईआरटी में एक रेजिस्टेंस की यूनिट दी है SI यूनिट में। इस यूनिट तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो ये तुम्हारा पार्ट है यूनिट कन्वर्जन का। तो देखो बहुत अच्छे से देखना। तो हमको रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है तो हमको कोई एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हमको रेजिस्टेंस का पता हो। तुमको पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR, यानी मैं R इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? V/I। अब तुम्हारा वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? उसको हमको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट होती नहीं है। तो वोल्टेज तुम्हारा क्या होता है? तुमको पता है वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा V। तो मैं वोल्टेज को क्या ले सकता हूँ? ठीक है, क्यों यहाँ इस वाले फॉर्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुमको डायरेक्ट W को पता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम डायरेक्ट ले सकते हो। अगर तुमको वो भी नहीं पता तो तुमको ये पता होगा कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीजें कन्वर्ट हो गई। और यहाँ तुम्हारा क्या था? चार्ज। ठीक है, और चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू होता है IT, क्योंकि I क्या होता है? करंट इज द Q अपॉन T। तो Q क्या आ जाएगा? IT, तो I इंटू T। तो ये भी तुम्हारी I तुम्हारी क्या होती है? करंट, जो कि फंडामेंटल यूनिट होती है, और T तो तुम्हारा टाइम है, जो कि सेकंड फंडामेंटल यूनिट में आता है। तो हमको फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि जो फंडामेंटल यूनिट है उस फॉर्म में हम ले आए। तो फाइनली हमको ये मिल गया। ठीक है, अब तुम्हारा ये मास था, तो मास को मैंने किलोग्राम डाल दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D डिस्टेंस है तो मैंने मीटर पुट कर दिया। यहाँ से I स्क्वायर, यानी I स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम्पेयर का स्क्वायर। और तुम्हारा यहाँ पे ये टाइम यानी सेकंड मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। यहाँ पे क्या करोगे? जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मीटर स्क्वायर ये बन गया तुम्हारा, और तुम्हारा ये सेकंड का क्यूब बन गया, और तुम्हारा करंट हो गया, यानी इसको मैं एम्पियर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई इन फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो जो मैंने तुमको अभी बताया वही बस मैंने लिख रखा है कि कंडक्टेंस क्या होता है तुम्हारा? 1/रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रेजिस्टिविटी होती है। और एक बात देखना कि जो तुम्हारा कंडक्टेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? सीमेन। हमको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है क्या होती है? ओम। तो मैं इसको कंडक्टेंस को ओम पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओम, OHM। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा लिखो तो M पहले आएगा, देन HNO क्या गया? MHO, मो। ठीक है, तो ये क्या होती है? तुम्हारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। तो या तो तुमको ओम इनवर्स लिख के देगा, या तो तुमको साइमन लिख के देगा। तो साइमन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल S होता है। क्योंकि तो कहीं कहीं तुमको कंडक्टिविटी ऐसा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट तुम्हारा मोस्ट ऑफ द जगह कंडक्टिविटी यूज होता है। तो जैसे अभी हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाली थी ना, तो वैसे हम कंडक्टिविटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तुमको पता है क्या होता है? G इक्वल टू K इंटू A/L। ठीक है, अब हमको क्या करना है? K की यूनिट निकालनी, यानी K को एक साइड ले जाएंगे, बाकी सबको दूसरी साइड। तो मैंने क्या किया? K इक्वल टू G इंटू L/A। ठीक है, मैं L को इधर ले गया और A के यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब तुमको क्या करना है? G की यूनिट डाल देती है। तुमको पता है G क्या होता है? सीमेन होता है। और L तुम्हारा क्या होता है? यानी मीटर, और एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? सीमेन पर मीटर। इसीलिए तुम्हारी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेन पर मीटर। तो जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, वैसे हम कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये कंडक्टेंस होता है अगर तुम्हारा लेंथ हुआ 1 मीटर एंड एरिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर। अगर बात करिए कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो ध्यान रखना, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेंगी किस पे? ये टेम्परेचर भी डिपेंड करेंगी, प्रेशर भी डिपेंड करेंगी, एंड डिपेंड करेंगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो जब भी तुम लेंथ और एरिया को चेंज करते हो ना, तो उससे क्या होता है? तो तुम्हारा कंडक्टेंस होता है वो चेंज होता है। मगर रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है लेंथ या एरिया को
डिक्रीज या इंक्रीज करने पे। तो ये क्वेश्चन था जिसमें तुमको यूनिट पूछ रखी थी। बोला है कि जो कंडक्टेंस है, ठीक है, जिसकी यूनिट बता रखी है कि साइमन होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, एरिया ऑफ द वेसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेसल। तो इसने क्या किया है कि कंडक्टेंस को बोल दिया है कि कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब बताओ कि जो तुम्हारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आएगी। तो पहले इन तीनों को मर्ज करके लिख लो, ठीक है, क्या जाएगा, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू C अपॉन L। अब जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट यहाँ से हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोल देते हैं कि क्या है, वो कंडक्टिविटी है। अब हमको कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो मैं कंडक्टिविटी को रखूंगा एक साइड में और जो बाकी सारी चीजें हैं उनको मैं क्या करूंगा, इस साइड भेज दूंगा। तो यहाँ तुम्हारा इसको तो सॉल्व करोगे तो ये हो गया। अब क्या करना है, जो जिसकी यूनिट होती है बस पुट करते हैं। तो जी क्या होता है, साइमन हो गया। लेंथ है तो मैंने यहाँ पे मीटर पुट कर दिया। अब एरिया है तो एरिया का मैंने देखो ये मीटर स्क्वायर पुट कर दिया। अब तुम्हारा बचा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी होती है मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मोल आया अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करोगे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यहाँ से क्या है, मीटर क्यूब। ये तुमने फाइनली पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि m की पावर 4 हो जाएगा, नीचे m की पावर 2 है, तो 4 माइनस 2 तो क्या बचा, m की पावर 2, और ये तुम्हारा पर मोल हो गया और तुम्हारा हो गया साइमन, यानी बी क्या था, इसका आंसर था। और अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रही हो तो मेरे यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर देख लेना, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जहाँ तुम्हारा कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बता रखी है, एक्वा सॉल्यूशन की बता रखी है, इंसुलेटर की बता रखी और सेमी कंडक्टर की बता रखी है। तो जेईई मेंस में इसी टेबल में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखो कुछ ये था कि द वैल्यूज ऑफ द कंडक्टिविटी, या तुमको कुछ वैल्यूज दी है कंडक्टिविटी की, तुमको इन वैल्यूज को देख के बताना था कि इसमें से कौन कौन से क्या है कंडक्टर है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तुमको पता है कि इंसुलेटर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए तुम्हारी वैल्यू वेरी कर रही है अप्रॉक्स 10 से लेकर 10 की पावर 3, और इंसुलेटर के लिए तुम देख सकते हो 10 की पावर -16, 10 की पावर -18। सेमी कंडक्टर्स का तुम देख सकते हो कि 2 से लेकर 10 की पावर -7। और यहाँ जो तुम्हारे एक्वस सोल्यूशन दिए हैं ये वाले, इनको भी हम इन कंडक्टर्स काउंट करेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा प्योर वाटर है तो प्योर वाटर बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है तो इसको हम कंडक्टर में काउंट नहीं करते हैं, बट इनको हम कंडक्टर्स में ही काउंट करेंगे। तो इन वैल्यूज का अगर तुमको आइडिया होगा तभी तुम इस जेईई मेंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे तुम्हारा जो ग्रेफाइट होता है कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट एंड कार्बन ब्लैक होता है वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में तुम्हारा सेरेमिक जो होता है वो इंसुलेटर का पार्ट आता है। और सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ तो तुम्हारा हो गया गैलियम आर्सेनाइड GaAs, और तुम्हारा CuO और सिलिकॉन जर्मेनियम, तो तुमको पता ही होगा कि वो क्या है, सेमी कंडक्टर है। और एनसीईआरटी में लिखा है कि जो कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं जो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, जैसे पॉली एनिलीन हो गया, पॉलीपायरॉल हो गया, पॉलीथायोफीन हो गया, पॉली एसिटाइलिन हो गया, ये क्या है, ये सारे कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ ले। और उसके अलावा एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मेटल एंड अलॉय होता है वो 0 से 15 केल्विन पे एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, या फिर बोलने की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, मतलब कि बिल्कुल भी वो करंट को रेजिस्ट नहीं करते हैं। मगर उसने बोल रखा कि अब क्या हो गया कि कुछ ऐसे सर्मिक और मिक्स ऑक्साइड बना लिए गए हैं जो कि 150 केल्विन पर भी तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। तो अगर तुमको आइडिया होगा तो तुम्हारे कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी की अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू थी, तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखो तुम्हारा एक ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर -16 ये तो नहीं हो सकता, ये तो इंसुलेटर है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक कंडक्टर, एक तुम्हारा ये कंडक्टर हो गया, तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन की टाइप वाला था, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, और ये तुम्हारा ये भी नहीं हो सकता, और एक तुम्हारा ये हो गया। तो इसके लिए इसका आंसर क्या था, 4 इसका आंसर था। अब हम देखेंगे दो टाइप के कंडक्टेंस, एक तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट और एक तुम्हारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है जो कि तुम पढ़ते हो फिजिक्स में, और आयनिक कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वैसे ही तुम्हारा जो आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अब बात करें डिपेंडेंसी की, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मेटल का। तो अगर बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, ठीक है, तो उतना अच्छा कंडक्टेंस नहीं होगा। और दूसरा तुम्हारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी।
और तीसरा तुम्हारा डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर तुमको पता होगा, तो अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज कर जाता है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब तुम्हारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, मगर जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है वो तो तुम्हारे स्टेशनरी स्टेट में रहते हैं, बस वो हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। अब ज्यादा अगर वाइब्रेट वो करने लगेंगे तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। इसीलिए क्या होगा, जैसे जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जैसा तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसमें तुम्हारा मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इसीलिए जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है तब तुम्हारा कोई भी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नो चेंज इन कॉम्पोजिशन। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस की, तो क्या होता है, जो भी हम अगर सॉल्ट डालते हैं या फिर ऐसा कंपाउंड डालते हैं, अगर वो आयंस में ब्रेक कर जाता है, तो अगर वो आयंस में ब्रेक कर जाता है तो तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, जब चार्ज का फ्लो होता है। तो अगर वो आयंस में ब्रेक हो गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो तुम्हारे किसी भी सोल्यूशन में ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, जो तुम्हारा आयनिक कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है या फिर वो कुछ आयंस ही दे रहा है। तो इसलिए तुम्हारा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और तुम्हारा डिपेंड करेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कि वो कम तुमने डाले हैं, तुमने 1 मोल डाला है कि 2 मोल डाला है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और तुम्हारा डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा आयन है उस आयन का साइज क्या है। अगर तुम्हारा आयन का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारा पूरे आयन का मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आयन का साइज ज्यादा होगा तो वो और जो आयन्स होंगे उससे ज्यादा कोलाइड करेगा, तो उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। तो आयन का साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतना ही अच्छा होगा। और चौथा पॉइंट है, डिपेंड करेगा किस पे, सॉल्वेशन पे। अब ये सॉल्वेशन क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जब भी तुम अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी लिक्विड में डालते हो, तो अगर उस लिक्विड में पोलैरिटी होती है तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो आयन तुमने डाला था उसका आयन का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। और वही अगर हमने वाटर में डाला होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। और जो इसका साइज हो जाता है आफ्टर द हाइड्रेशन उसी को हम हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, कि अगर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से मूव नहीं करने देगा। यानी हम बोल सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी भी डिपेंड करेगा। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट को मूव करने में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बहुत ही कम होगी। और तीसरा तुम्हारा पॉइंट है कि वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है, मगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा यहाँ पे 3 टाइप के देखो इंटरेक्शन काम कर रहे होंगे। एक जो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में होंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के बीच में होंगे। एक जो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होंगे, और तीसरा तुम्हारा इंटरेक्शन होगा जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच होगा। जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो तुम्हारे जो तीनों इंटरेक्शंस हैं उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो जाएगा तो वो आयंस इजीली मूव कर पाएंगे, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाएगा। और एक चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तुम डीसी करंट पास करोगे, तो डीसी करंट पास करोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारे आयंस है एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करेंगे, और अगर वहां पे मूव करेंगे तो वहां पे उसका डिपोजिशन हो सकता है। इसलिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाता है। वही तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस था उसमें इलेक्ट्रिक वायर था, तो उसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। बट अगर किसी भी ऐसे सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, अगर डीसी करंट पास कराते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रोड्स पर होती हैं। तो तुम देख सकते हो कि जेईई मेंस 2024 में इसी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तुम देख ही चुके हैं कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा।
उसने पूछा था कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता, यानी सी क्या था, इसका करेक्ट आंसर था। तो अब हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुमको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि हम जब करंट पास करते हैं, ठीक है, जब ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे जो ये वाला वायर है इससे करंट क्या होती है, जीरो होती है। और जब ये कंडीशन होती है तो तुमको सिंपली क्या रखना है कि ऐसे तुम बना लो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दो, यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल्स टू, यानी R2/R4 इक्वल्स टू R1/R3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक किसी जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे आयनिक सोल्यूशन, तो हमको उस आयनिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आयनिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। और तुम्हारे एनसीईआरटी में पॉइंट लिखिए कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ऐसे इनएक्सपेंसिव मीटर्स आ चुके हैं जो कि डायरेक्टली कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एसी सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी इस पे बात करेंगे कि आखिर एसी सोर्स हम क्यों यूज करते हैं। तो अगर तुमको आइडिया नहीं है तो बता देता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, वो टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज करती है। और डायरेक्ट करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट में वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। अब इस पे क्या इसका फायदा होगा ये अभी हम आगे देखेंगे। तो देखो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना लिया, तो हमने ये तो बात कर ली कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस हमको पता चल गया तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, यानी कंडक्टेंस हम पता कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें हम आयनिक सोल्यूशन को लगाएंगे कैसे, क्योंकि ये वायर तो है नहीं कि हम कनेक्ट कर देंगे, यहाँ तो आयनिक सोल्यूशन है, वो तो लिक्विड है, वो तो बह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारा डीसी करंट अगर हम पास करेंगे तो डीसी करंट क्या करेगा, आयंस का कंप्लीट मूवमेंट कराएगा फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से क्या होगी, एक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो आयनिक सोल्यूशन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मगर हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, उसकी कंडक्टेंस कांस्टेंट चाहिए। तो इसीलिए हम अप्लाई करते हैं एसी करंट, ठीक है। तो एसी करंट क्या करता है, एसी करंट टाइम टू टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसीलिए जो तुम्हारे आयंस होते हैं वो कंप्लीट मूवमेंट ना करके वो बैक एंड फोर्थ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होती है, और तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आयनिक सोल्यूशन का वो चेंज नहीं होता है। तो तुमको मैंने जो समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रॉब्लम क्या आता है। कि पहला प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है कि जो डीसी करंट अगर तुम पास करोगे तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ आयन होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये कि हम अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, क्योंकि जो आयंस होंगे वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, तो इसलिए कोई भी नेट मोमेंट नहीं होगा आयन का। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइक द मेटेलिक वायर्स, इसीलिए हम डिजाइन करेंगे कि वैसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल, जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज में आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा फिगर है जो एनसीईआरटी में दिया है कंडक्टिविटी सेल का, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा किसके बने होते हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, और इस पे प्लैटिनम ब्लैक की क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। ये तुम्हारे दो टाइप के यहाँ पे फिगर तुम्हारे दिए हुए हैं। तो तुमको पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/R L/A, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है। तुमको रेजिस्टेंस पता चल चुका है, तो अब तुमको पता क्या करना है, L/A। तो L क्या होता है, तुम्हारा जो लेंथ होती है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या होता है, ए तुम्हारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये ए तुम्हारा ये एरिया नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये एरिया तुम्हारा है ये वाला एरिया, ठीक है। ये तुम्हारा इफेक्टिव एरिया तुम्हारा क्या होगा, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना। तो ये तुम्हारा एरिया क्या है, यही तुम्हारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे तुम्हारा क्यूब के फॉर्म में बना दिया था कि तुमको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये जो सरफेस एरिया है ये है तुम्हारा ए, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ है एल। तो एक और हम टर्म डिफाइन करते हैं सेल कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है जी स्टार। तो जी स्टार क्या होता है, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, वहां क्या होता है, L/A आता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो जो L/A आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जी स्टार, यानी सेल कांस्टेंट। तो एक काम करना, तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि जी इक्वल्स टू के, कैसे याद रखोगे, जी इक्वल्स टू के कैसे याद रखोगे, जी ए दो, हमने क्या किया, जी को एक साइड रख दिया, के को अलग रख दिया। अब जी तुम्हारा दोनों सेम टाइप के सिंबल है तो दोनों एक साइड हो गए, बचा क्या, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू में आ गया। इसको तुम डायरेक्ट याद रखना ताकि तुमको बार बार सोचना ना पड़े कि एक्चुअल में यह फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे मुझे बेस्ट लगता है कि इस वाले फॉर्मूले को याद करना। अब देखो एक प्रॉब्लम है
कि अगर हम मैनुअली मेजर करने जाएंगे कि हम मेजर पता लगा स्केल से लेके लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, स्केल से हम एरिया मेजर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है, हमको मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी, एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, ये अनरिलायबल है, हम इस पे उतना रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमको पता होती है, ठीक है। हम जनरली केसीएल लेते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए याद रखना कि हम केसीएल लेते हैं, ठीक है। केसीएल का हमको कंडक्टिविटी पता होती है बहुत सारे टेम्परेचर पे। हम क्या करते हैं, पहले केसीएल हमने ले लिया, उसकी कंडक्टिविटी हमको पहले से पता है, ठीक है, और हमको उसका रेजिस्टेंस हम व्हीटस्टोन बेस से निकाल सकते हैं। तो हमको कंडक्टिविटी उसकी पहले से पता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हम व्हीटस्टोन बेस से निकाल लेंगे, तो हमको उसका सेल कांस्टेंट आराम से मिल जाएगा। अब ये जो सेल कांस्टेंट हमने इससे निकाला है, अब इस सेल कांस्टेंट को हम किसी दूसरे आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन भी कई पूछे गए हैं, उसने पहले एक सोल्यूशन दे दिया है, उसकी तुमको कंडक्टिविटी बता दी है और कंडक्टेंस भी बता दिया है, तो उसकी हेल्प से तुम पहले सेल कांस्टेंट निकालोगे, और फिर दूसरा सोल्यूशन बोल रखा है कि उसका तुमको कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस दे दिया है, बोल रहा है बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी। जो पहली इक्वेशन से सेल कांस्टेंट आएगा, उस सेल कांस्टेंट को यूज करोगे दूसरे वाले केस के लिए, और उसका कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी जो भी तुमसे पूछा होगा तुम आराम से बता सकते हो। तो देखो लेक्चर बहुत लंबा ना हो, इसीलिए मैंने सॉल्यूशंस पहले लिख लिए ताकि टाइम बहुत कम है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन है कि a KCl solution of conductivity is 0.14 shows the resistance of 4.19 ohm इन द कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो ये KCl सोल्यूशन है, इसकी कंडक्टिविटी तुमको पता है, जिसका रेजिस्टेंस तुमको पता है और उसकी कंडक्टिविटी पता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तुमको पता है, कंडक्टिविटी पता है, तो उसकी हेल्प से क्या करोगे, तुम उसका सेल कांस्टेंट पता कर लोगे। फिर बोल रहा है कि जो सेम सेल है, अगर सेम सेल है तो मतलब सेल कांस्टेंट तो सेम रहने वाला है, मगर बोल रहा है कि वो HCl सोल्यूशन है, बोल रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है 1.03 ओम। तो बताना तुमको उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। तुमने क्या बोला कि सबसे इजी कौन सा फॉर्मूला याद करना, G इंटू जी स्टार इक्वल टू K। अब तुम इसको जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। अब क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया तो G क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, मैंने 1 अपॉन R लिख लिया, ये G स्टार हो गया, ये तुम्हारा K हो गया। अब क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन में ऐसे के लिए HCl सॉल्यूशन के लिए लिखूंगा, तुमको पता है 1 अपॉन R तुमको रेजिस्टेंस दिया है इसका, G स्टार इंटू X तुमको कंडक्टिविटी पता करनी है। अब ये G स्टार है, इसको क्या करूंगा मैं यहाँ से पुट करूंगा, तो G स्टार क्या होगा, G स्टार तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.14 इंटू 4.19, तो मैंने यहाँ पे G स्टार पुट कर दिया, ठीक है। जो तुम्हारा 1.03 को मैं इधर ले गया 1.03 इंटू X। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 56.95 इंटू 10⁻², ठीक है। तुमको यहाँ पे 10⁻² पहले कन्वर्ट करना था, तब आंसर देना था। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 57 के इक्वल है, इसलिए 57 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब दो अभी एक आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड 25 देखेंगे। तो वहां पे उसने क्या किया है, पहले इसी तरह से दो इक्वेशन तुमको बनानी पड़ेगी, उसकी हेल्प से तुम उसकी कंडक्टिविटी सॉल्व करोगे, और जब तुमको कंडक्टिविटी पता चल जाएगी तो उस कंडक्टिविटी की हेल्प से तुम उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करोगे। तो एक्चुअली वो क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी पूछा था, इसमें क्वेश्चन को आगे रख दिया है, बट वहां पे पहले हमको ये वाली चीज भी यूज करनी पड़ेगी उसकी कंडक्टिविटी पता करने के लिए। तो अगला तुम्हारा फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है कि तुम्हारा जो KCl सोल्यूशन है, ठीक है, उसके तुम्हारा रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है, और तुम्हारा उसी सोल्यूशन की तुमको कंडक्टिविटी भी दे रखी है, और तुमसे उसका सेल कांस्टेंट पूछा है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, G इंटू जी स्टार इक्वल टू K, यानी G स्टार क्या होगा, कपा अपॉन G। तुमको कंडक्टिविटी दे रखी है बट तुमको G नहीं दिया है, तुमको रेजिस्टेंस दिया है। G क्या होता है 1 अपॉन R होता है, इसलिए तो पहले देखो मैंने कपा रख दिया, ये मैंने कपा पुट किया, और G क्या होता है 1 अपॉन R होता है, इसलिए 1 अपॉन R यानी 1750 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 266 इंटू 10⁻³ और उसने यहाँ पे 10⁻³ के फॉर्म में पूछा था, इसलिए इसका 266 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान समझो, यहाँ पे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया था वो ओम में दिया था, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा जो कंडक्टिविटी दी थी वो सीमेन पर सेंटीमीटर में दी थी। अब एक बात ये है कि तुम्हारा ओम में तो दिक्कत आने नहीं वाली है, सीमेन में दिक्कत आने नहीं वाली है। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर में दिया है, आंसर में तुमसे पर सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसीलिए हमने कोई भी चेंज नहीं किया। बट क्वेश्चन में ध्यान रखना कि वहां पे किस यूनिट में क्वेश्चन में दिया है और किस यूनिट में क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो अगर तो कुछ और होता, यहाँ सेंटीमीटर होता, तो हमको यहाँ पे यूनिट को भी चेंज करना पड़ता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, तो अभी आगे हम वैसे भी क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा। अब तुम सोच रहे होगे कि लैम्डा तो हम ऐसे बनाते हैं भैया, तो लैम्डा वो क्या होता है, वो स्मॉल लैम्डा होता है, ये तुम्हारा क्या है कैपिटल लैम्डा है। तो जब भी कभी हम कंपाउंड के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो हम कैपिटल लैम्डा लिखते हैं ऐसे,
अब ये आगे हम देखेंगे, जब भी हम किसी आयन के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे तो हम स्मॉल लैम्डा बनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो कंडक्टेंस होता है जब तुम्हारा लेंथ होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड वो 1 मीटर होगा, और जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत ही कंपलसरी। ये तुम्हारा क्या है, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। उसके लिए भले तुमको उसका वॉल्यूम कुछ भी करना पड़े, तो अगर हम डाइल्यूट भी कर देंगे उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल फिक्स होना चाहिए। इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी of solution containing 1 mole of electrolyte kept between the electrode with the area A and distance between them is unity। तो डिस्टेंस को हम 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, बट एरिया को तुमको ए लेना है, और ये एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन कर पाए। जो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी होती है वो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारी कंडक्टिविटी थी बस हम उसको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सी क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं किसमें, मोलारिटी में, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा क्या हो गया, के बाई सी हो गया। अब तुमने क्या किया है, तुमने नंबर ऑफ मोल तो 1 लिए हैं, अगर नंबर ऑफ मोल 1 लिए हैं तो मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी मोल्स तुम्हारा 1 है, यानी 1 अपॉन वी आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, यहाँ तुमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू वी आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन तुम्हारी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि आखिर ये कंडक्टेंस की इक्वल कैसे है। तो तुमको पता है कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ। और तुमको पता है लेंथ तुमको 1 लेना है, तो लेंथ तुमने 1 ले लिया। और तुमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अगर हम किसी को एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम बन जाता है। और तुमने अगर लेंथ कितना लिया है, 1 लिया है, इन तुमको वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए आ गया। अब देखो क्या करो, जी इक्वल्स टू के, और एक की जगह पे हमने पुट कर दिया, वी पुट कर दिया, और एल तो तुम्हारा 1 था तो मैंने 1 पुट कर दिया इस एल को। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, जी इक्वल्स टू के इंटू वी। यहाँ से तुम देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 6 हमको मिल गया कि जो तुम्हारा जी है वो लैम्डा एम के इक्वल है अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लेते हो और इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस कितना लेते हो, 1 मीटर। देखो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे के हम इसको हम के इक्वल तभी ले सकते हैं जो हम एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को भी 1 मीटर स्क्वायर ले लें, बट इतना जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो तुम्हारा कंडक्टेंस लिखा हुआ है जी, यानी हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू ए बाई एल इक्वल्स टू जी। तो ये तुम्हारा क्या है, इतना क्या है, करेक्ट है। तो वही मैंने यहाँ पे प्रूव करके तुमको दिखाया है कि आखिर ये जो पहला वाला पार्ट है, कितना पार्ट, इतना पार्ट, ये कैसे लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ आयंस की ना मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और इस पे जेईई मेंस ने 3 क्वेश्चंस अभी तक पूछे हैं। एक तो तुम्हारा एग्जैक्टली ये आंसर दे दिया था, बोला था अरेंज करो, और एक तुम्हारा इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल इसी कॉन्सेप्ट पे जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे दिया है। और तुम्हारी ये जो टेबल है ना, इन आयंस को हमने वाटर में डाला है। तो तुम्हारी ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तुम्हारा साइज ऑफ द आयन, दूसरा तुम्हारा चार्ज ऑन द आयन। अब दो क्या है, तुमको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी आयन आ जाए, H प्लस और OH माइनस, अगर हम अनायन को कंसिडर करेंगे तो OH माइनस का, और कटायंस को कंसिडर करेंगे तो H प्लस का, इनका मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो और कोई आयन होता है वो तुम्हारा नॉर्मल आयनिक डिफ्यूजन फॉलो करता है, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन में से मूव करता हुआ जाएगा, तो बहुत जो तुम्हारे बीच में तुम्हारे एटम्स आएंगे उनसे टकराएगा, ठीक है, इस तरह के कोलिजन शो करेगा, ये तुम्हारे नॉर्मल मूवमेंट करते हैं। बट हाइड्रोजन और OH माइनस कैसे मूव करते हैं, जो तुमको पता है कि अगर वाटर तुम्हारा है यहाँ पे, तो वाटर क्या होगा, तुमको पता है H प्लस अनस्टेबल होता है तो वो H3O प्लस के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल पर H प्लस था, फिर ये H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो ये मैकेनिज्म को फॉलो करता है और इसको बोलते हैं प्रोटॉन होपिंग मैकेनिज्म। इस वजह से क्या होता है, जो H प्लस होता है और OH माइनस होता है उनकी मोलर कंडक्टिविटी अगर तुम कम पे देखोगे ध्यान से, तो H प्लस की क्या है, सबसे ज्यादा है जितने भी कटायंस हैं, और OH माइनस की क्या है, सबसे ज्यादा है जितने भी अनायंस है। तो इनकी क्या होती है, स्पेशली सबसे ज्यादा होती है। पहली बात तुमको ये ध्यान रखनी है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। अब एक फैक्टर है साइज, एक फैक्टर है चार्ज। तो क्या होता है, तुम्हारा जो चार्ज वाला फैक्टर है वो ध्यान रखना कि डोमिनेट करता है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, तुम कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस का देखोगे, उनकी जो कंडक्टिविटी है वो सोडियम +1 एंड पोटेशियम +1 से ज्यादा है। सिमिलरली जो तुम्हारा SO4 2 की मोलर कंडक्टिविटी है वो तुम्हारी इन अनायन से ज्यादा है। दूसरा फैक्टर तुमने ये देख लिया, तो पहले तुमने देखा कि पहले तुम्हारा H प्लस OH माइनस आगे आएगा,
फिर तुम्हारा जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो आगे आएगा। अब अगर चार्ज सेम है तब तुमको क्या देखना है, साइज देखना है। और साइज तुम जो नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई लर्न करते हो उससे नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर में, और जब भी तुम वाटर में डालोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसी पर उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। और अगर हमने स्पेशली वाटर लिया है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। उस हाइड्रेशन की वजह से उस आयन की क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा मान लो ये कटायन है, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब तुम्हारा जो हार्ड वाटर है, वाटर तुमको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पार्शियल नेगेटिव और इस पे प्लस का चार्ज है, जिसके क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इसको सराउंड कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। इसकी वजह से जो एक रेडियस ओवरऑल बन के आएगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन रेडियस। तो अब बात करते हैं हाइड्रेशन रेडियस कब ज्यादा होती है। तो तुमको ध्यान रखना है, अगर तुमको पता है तो अच्छी बात है कि साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन रेडियस उतनी ही ज्यादा होती है अगर तुम्हारा चार्जेस सेम है। ऐसा क्यों? कि लेट्स सपोज तुम्हारा -1 का चार्ज है इतने छोटे से एटम पे है, और तुम्हारा -1 का चार्ज है जो इतने बड़े एटम पे है। तो अगर इतने छोटे से एटम पे, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी होने की ज्यादा होगी। और यहाँ पे सेम -1 का चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने बड़े एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब कम पार्शियल नेगेटिव है। मान लो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे कम पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो ज्यादा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे वाटर की जो होगा वो मल्टीपल लेयर बनाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर 3 लेयर बना रहा है तो इस केस में 2 ही लेयर बना पाएगा। इसलिए तुमको ऐसा लग सकता है कि इसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में इसकी एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, सॉल्वेशन होने की वजह से जो पोटेशियम प्लस है उसकी रेडियाई कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम प्लस, क्योंकि सोडियम प्लस छोटा आयन है इसलिए उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियाई Na+ की ज्यादा होगी ड्यू टू हाइड्रेशन। तो इसीलिए अगर इसके एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, मतलब Na+ का साइज ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे देखो Cl- और Br- है, इसीलिए जो तुम्हारा Cl- है उसका साइज ज्यादा होगा, इसलिए Cl- की जो मोलर कंडक्टिविटी है Br- से क्या होगी, कम होगी। और CH3CO- तो बहुत ही बड़ा है, तो ये इसका तो कंडक्टिविटी सबसे कम होने वाला है। तो आई थिंक अब तुम समझ गए होगे कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन देगा मोलर कंडक्टिविटी पे और तुमको अरेंज करने को बोलेगा तो तुम कैसे अरेंज करोगे। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था 2025 में पूछा गया था, जहां पे तुमको ये दे रखा था। तो H+ तो सबसे आगे आने वाला, यानी ये ऑप्शन होगा करेक्ट, तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, यानी इसको आगे होना चाहिए था, यानी ये तो गलत हो गया, तो बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुम्हारा 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे तुम्हारे कुछ ग्राफ दिए हैं, ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी के ग्राफ है। अभी हम देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी का जो ग्राफ होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ कट तभी कर सकते हैं अगर किसी भी कंसंट्रेशन पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी सेम आती है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे Cl- तो कॉमन है, बट K+ है, यहाँ पे Na+ होगा, तो इनकी कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में दोनों की सेम आने नहीं वाली है, यानी ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचा ये और ये, तो यहाँ तुम क्या देख सकते हो कि Cl- तो कॉमन है, एक तुम्हारे पास क्या है K+, एक तुम्हारे पास क्या है Na+। तुमको पता है ड्यू टू हाइड्रेशन इस एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी है वो K+ की ज्यादा होगी Na+ से। इन जो K+ वाला ग्राफ है किसी भी कंसेंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या है, KCl की ज्यादा है, NaCl की कम है, यानी ये क्या है, बिल्कुल सही है। बट वही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे NaCl की ज्यादा है किसी भी कंसेंट्रेशन पे, तो जो कि गलत है, क्योंकि NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू K+। अब देखो अगला तुम्हारा क्वेश्चन था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। यहाँ तुमको दे रखा है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। यहाँ पे उसने थोड़ा सा ऑर्गेनिक से लिंक कर दिया है, तो इसके लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC+O OH। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C+O OH। और बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, ये C+OOH। तो तीनों ही H+ देने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। तो H+ देने वाले तो अब कंफर्म, अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा H+ देगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा आनी चाहिए। तो H+ कौन सबसे ज्यादा देगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा मान लो अगर ये A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है A की, यानी फॉर्मिक एसिड की, देन तुम्हारा बेंजोइक एसिड, उसके बाद तुम्हारा आता है ये एसिटिक एसिड। तो ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो कि तुमको याद होना चाहिए, ये कई बार ऑर्गेनिक में भी पूछा जा चुका है।
ठीक है। तो तुमको पता है अगर ये बहुत अच्छा एसिड है यानी ये सबसे ज्यादा H+ देगा, तो यानी क्या होगा, इसीलिए इसका ACB इसका करेक्ट आंसर था। अब तो कोई एक और क्वेश्चन है, बोला कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो एक तुम्हारा क्या है, डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, एक तुम्हारा फ्लोरोएसिटिक एसिड है, एक तुम्हारा क्लोरोएसिटिक एसिड है, एक तुम्हारा एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो एसिटिक एसिड है और वहां क्या लिखा है, क्लोरो फ्लोरो डाईफ्लोरो। अब सिंपल सी बात है, अगर एसिटिक एसिड है तो तुमको पता है C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना तो कंपलसरी है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, CH3। अब यहाँ पे तुम कुछ भी लगा नहीं सकते, यानी जो क्लोरो फ्लोरो डाईफ्लोरो लगा है वो कहाँ लगाएंगे, अभी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाने वाले हैं। ये तुम्हारा अगर हम यहाँ पे लगा देंगे ये क्लोरीन तो एक बन जाएगा ये क्लोरोएसिटिक एसिड। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे फ्लोरीन तो ये बन जाएगा फ्लोरोएसिटिक एसिड। और वही अगर हम यहाँ पे लगा देंगे 2 फ्लोरीन तो ये तुम्हारा बन जाएगा डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड। यानी अब तुमको क्या करना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है। अगर तुमको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होगा तो तुम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, आई होप कि तुमको आइडिया होगा। तो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम कैसे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम H+ को हटाते हैं। जैसे ही H+ को हटाएंगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि जो तुम्हारा O और H वाला बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए लोन पे अपना ये ले लेगा। अब क्या होता है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है यानी वो H+ निकलने की टेंडेंसी ज्यादा हो, क्योंकि तुम्हारा ये क्या है, स्टेबलाइज है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक पर्सन है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है। अब उसे तुम 100 रुपए ले लोगे तो उस पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने उसका 100 रुपए ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्टेबलाइज है। अब एक गरीब है जो खुद भीख मांग रहा है, उससे तुम 100 रुपए छीन लो तो उसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जैसे हम H+ हटाते हैं यानी जैसे हम पैसा लेते हैं, तो अगर उसके बाद वो स्टेबल रहता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से दे सकता है, ठीक है। तो दो जितना ज्यादा स्टेबल होगा स्पेस लेने के बाद, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल था। यानी अगर किसी को जितना कम दुख होगा, अगर किसी ने उससे पैसे छीन लिए यानी उसके पास उतने पैसे थे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा लगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और फ्लोरीन तुम्हारा क्या होता है, -I इफेक्ट दिखाता है, यानी जो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है पहले से, कोई अगर ऐसा ग्रुप लगाते हो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। और किसी के पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हो तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं ABCD, तो यहाँ पे D सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, C उसके बाद आएगा, एक फ्लोरीन लगा है। यहाँ पे क्लोरीन है, तुमको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके बाद C के बाद B आएगा। यहाँ पे तुम्हारा CH3 है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे माइनस आई नहीं लगाएगा, यहाँ तो CH3 तो उसका तो प्लस आई लगेगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा, A आएगा। यानी जो तुम्हारा सबसे अच्छा जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा H+ देगा, इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। यानी तुम्हारा जो डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए A इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। देखो अब हम देख चुके हैं कि तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारा कंडक्टिविटी होती है, उसकी हम यूनिट भी देख चुके हैं, क्या होती है, सीमेन पर मीटर या फिर क्या होगी, सीमेन पर सेंटीमीटर। वहां पे जो C होता है, C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम C क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं मोलैरिटी। देखो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, सोल्यूशन चैप्टर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है। वो क्या करेगा, तुमको कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे देगा। अब उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पहले तुमको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम मोलर कंडक्टिविटी उसकी पता कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ एनी अदर concentration term is given, initially convert it into the molarity, then change the liter into unit you need। मतलब कि क्वेश्चन तुमको बता रखा होगा कि तुमको वहां पे सेंटीमीटर में चाहिए या फिर मीटर में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पे जो लीटर आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हम जो हमारी मोलैरिटी लिखते हैं उसमें तो लीटर में होता है, तो इसीलिए उसको लीटर को तुमको मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस फॉर्म में पूछा है, वो सेंटीमीटर के फॉर्म में पूछा है या फिर मीटर के फॉर्म में पूछा है। तो इसीलिए तुमको यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि तुम कोई भी यूनिट कन्वर्जन वाली गलती ना करो। पहला मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि सपोज करो तुम्हारी जो कंडक्टिविटी है वो सीमेन पर सेंटीमीटर है। अब तुमको पता है कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल अपॉन लीटर होगी,
ठीक है। तो अब हमको मगर आंसर चाहिए वो सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए, यानी अगर कुछ भी सेंटीमीटर में है या फिर किसी और यूनिट में है तो हमको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी ऑलरेडी तुम्हारे पास सीमेन में दी है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी मेजरली हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास लीटर होगा तो उस लीटर को हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आंसर में किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। पहले सबसे पहले अपना हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी। तो यहाँ क्वेश्चन में कंडक्टिविटी किसमें दे रखी है, जिसमें दे रखी है वो लिख लो। यहाँ दे रखी है साइमन पर सेंटीमीटर में, इसलिए मैं साइमन अपॉन सेंटीमीटर लिख लिया है। और तुम्हारा जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, यानी अपॉन लीटर है, इसलिए ऊपर चला जाएगा, लीटर अपॉन मोल मैंने ये लिख लिया मोलारिटी के लिए। अब तुमको क्या करना है, इस सेंटीमीटर को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हमको आंसर में यहाँ पे मीटर में चाहिए, ठीक है। तुमको पता है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻² मीटर। तो सिंपली जहां पे तुमने लिखा था बस उसी जगह पे तुमको उसको चेंज करना है, ठीक है, उसको कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करना है। और तुमको पता है कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यहाँ मैंने 10⁻³ मीटर क्यूब कर लिया। तो -3 और -2, तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 यानी क्या हो जाएगा, -1। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या जाएगा, 10⁻⁻1, ठीक है। बाकी तुमको ये तो तुमको चाहिए था, ठीक है ना, ये इसी फॉर्म में आंसर चाहिए था तो उसको मैंने अलग लिख लिया। यानी तुम क्या करो, जो कप्पा तुमको यहाँ पे दिया है वो डाल दो, मोलारिटी ये डाल दो, हमको यहाँ पे 10⁻⁻1 एक और एक्स्ट्रा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 फॉर्मूले दिए हैं, एक में तुम्हारा 1000 डिवाइड किया है, एक में तुम्हारा 1000 मल्टीप्लाई किया। अभी आखिर आया कहां से, तो देखो तुम्हारी जो पहली कंडीशन है वहां पे तुम्हारी कंडक्टिविटी है वो ऑलरेडी सीमेन पर मीटर में दे रखी है, और तुमको पता है जो मोलारिटी होगी वो तो मोल अपॉन लीटर में ही होगी। तो मैंने यहाँ तो कंडक्टिविटी को पुट कर दिया सीमेन पर मीटर में, मोलारिटी तुम्हारी आएगी मोल पर लीटर ही मैंने पुट कर दिया। अब तुमको जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में। अगर तुमको सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए, यानी तुमको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर तुम्हारा होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे मीटर है, इसलिए ओवरऑल क्या बचेगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा ये हट के मीटर स्क्वायर बन गया, मैंने ये लिख लिया। सीमेन था मैंने यहाँ पे सेमी लिख दिया, और ये मोल का मोल लिख दिया। अब यहाँ पे जो 10⁻³ है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्या बच जाएगा, 10⁻+3, यानी क्या हो जाएगा 1000 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। वही सिमिलरली सेम तरीके से अगर तुमसे पूछा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो तुमको इस लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर तुमको यूनिट कन्वर्जन नहीं आते हैं तो मेरे यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर देख लेना, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिमिलरली ये यूनिट्स हम इधर लिख सकते हैं, इधर में लिख दिया तो यहाँ पे तुम्हारा 1000 क्या आ गया, न्यूमरेटर में एक मल्टीप्लाई में 1000 आ गया। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मोलारिटी की यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो मोल अपॉन लीटर होती है। तो ऐसे तुम ध्यान रखना, अगर बात तुम्हें भूल जाते हो कैसे याद करोगे, ऐसे ध्यान रखना कि मोलारिटी क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। लीटर वाला फैक्टर क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब लीटर वाला फैक्टर ऊपर आएगा, अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो मतलब 1 लीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 10⁻³ यानी 1000 मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे लेके इसमें क्या होगा, 1000 डिवाइड होगा। अब देखो तुमसे गलती क्या होगी, तुम क्या करोगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला तुम रट के चले जाते हो कि हाँ ये होगा, और अगर उसने गलती से कप्पा की भी यूनिट चेंज कर दी तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तब तुम्हारा जो सेंटीमीटर था उसको भी तुमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर तुमसे आंसर मीटर में पूछा है। जैसे कि मैंने इस केस में लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मेरे तो लीटर वाला तुमको कन्वर्ट करना पड़ा मीटर क्यूब में, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो भी तुमको पर सेंटीमीटर में दे रखी है। मतलब यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा गलती कर सकते हो यूनिट कन्वर्जन में, इसीलिए मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए ताकि तुम कोई भी गलती ना करो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था जेईई मेंस 2025 में, जो मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि तुमको दे रखा है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि तुमको बता रखी है कॉन्सेंट्रेशन, बट मोलारिटी में नहीं, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में दे रखी है। और तुमसे पूछ रखा है मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुमको क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए। और तुमको मोलारिटी ना देके 0.2% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे पहले तुमको उस वेट बाय वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलारिटी में। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या रखा है, देखो मिली ओम मीटर दे रखा है, ठीक है, इस ओम मीटर में देखिए मिली ओम मीटर। और जो आंसर पूछा है वहां देखो क्या रखा है, मिली साइमन और फिर DM स्क्वायर। तो अभी तक तुमने क्या देखा था कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे पूछता है, अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर ना पूछ के यूनिट में डेसीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा पूछ रखा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम होगा मोलारिटी पता करना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो सोल्यूशन का मेरा लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। तुमको दे रखा है 0.2%
वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम है, इससे इसका मतलब क्या होगा, 0.2 ग्राम ऑफ NaOH होगा किसमें, 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये सब तुमको मैंने लेक्चर में बताया कि एग्जाम सॉल्व कैसे करते हैं। तुम्हारा पहला पॉइंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखना। फिर दूसरा काम हमको पता क्या करना, हमको पता करना है मोलारिटी। अब मोलारिटी के लिए हमको ऊपर क्या चाहिए, मोल्स, और नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने ये भी पता होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको पता है, यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर तुम ले रहे हो तो उसमें 0.2 ग्राम NaOH होगा। यानी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, अगर तुम्हारा 0.2 ग्राम होगा तो मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो 0.2 अपॉन 40, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में डालना है, तो ये तुम्हारा वो 100 अभी ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1000। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1/20 मोल पर लीटर। अब तुमको पता क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी पता करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और तुमको क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ना देके रेजिस्टिविटी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुमको दे रखा है मीटर में, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या होता है, लीटर में। तो तुम सबसे बेस्ट क्या है कि सबसे पहले तुम या तो मीटर स्क्वायर में फाइंड करो या तो सेंटीमीटर में फाइंड करो, उसके बाद उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में पता कर लेता हूँ। तो तुमको रेजिस्टिविटी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो तुमको दिया है 870 मिली ओम, यानी 870 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, ठीक है। हमने नॉर्मल SI यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब तुमको यहाँ पे डालना है मोलारिटी, यानी 1/20, ठीक है। तो ये 20 तुम्हारा यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आएगा लीटर में आएगा ऊपर, तो लीटर को मैं काम करता हूँ कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर क्या हो जाता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो तुम्हारा किस में आएगा, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में। मगर हमको आंसर डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर को, तो उसको हम लास्ट में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर 10⁻³ 10⁻³ कट गया तो 0 गया तो बचा 2/87, तो हमारे पास आएगा 0.0229। अब यहाँ तुम्हारा क्या आया है, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में आया है, ठीक है। अब तुमको मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। तुमको पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो क्या करते हैं, मीटर को 2 बार लिख लो, मीटर इंटू मीटर, यहाँ पे क्या होगा, पर मोल। अब मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, नहीं इसकी मीटर की जगह पे क्या कर दो, 10 डेसीमीटर लिख दो, इस मीटर की जगह पे 10 डेसीमीटर लिख लो। मोल तो तुम्हारा वही रहेगा, सीमेन तुम्हारा वही रहेगा। यह क्या आ जाएगा, 10 यानी 100 एक और आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10⁻², और यह तुम्हारा क्या बन गया, 0.0229 इंटू 10⁻², और यूनिट तुम्हारी अब तुम्हारी यूनिट क्या बन चुकी है, सीमेन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, सीमेन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। अब तुमको आंसर में देखो, तुमको यहाँ पे 10⁻² पहले हटाना था, उसके बाद आंसर बताना था। तो इसको मैंने हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास, 0.0229। अब जरा एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पे मिली साइमन लिखा है, तो इस साइमन को तुमको मिली साइमन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुमको पता है कि अगर 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, तो उसमें कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक साइमन में कितना होगा, 10⁻³ मिली साइमन, ठीक है। इनको करना पड़ेगा 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0229 को, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 22.9। तुमको आंसर इंटीजर में देना था, इसलिए इसका आंसर क्या था, 23, इसका करेक्ट आंसर था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर। तो तुमको उसने कंसंट्रेशन बता दी है कि कंसंट्रेशन कितनी है, 0.8 मोलर है, ठीक है। और उसकी रेजिस्टिविटी बता रखी है, रेजिस्टिविटी मतलब रो तुमको पता है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर, और तुमसे इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, और यहाँ पे यूनिट देखो क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये जो भी तुम्हारी इस चीजें हैं उसको तुमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमको बताना है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी तुम्हारी दे रखी है 5 × 10⁻³ और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, 0.8 मोलर, यानी क्या होगा, मोल अपॉन लीटर। अब तुमको आंसर में सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकालना है,
इसलिए तुमको इस लीटर को करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, यानी 10³ सेंटीमीटर क्यूब। और तुमको ये ऑलरेडी ओम सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसको तुमको कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेंटीमीटर क्यूब से यानी क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या बचा, 10⁻³ ये 10⁻3, यानी ऊपर क्या हो गया 10⁻6 और नीचे क्या है 5 × 0.8। तो मैं यहाँ पे डेसिमल हटा देता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा 10 आ गया, तो 5 2 × 10 2 4 × 8 यानी 1/4 × 10⁻6। अब तुम्हारे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10⁻4 आना चाहिए, यानी 10⁻4 में इसको अलग कर देता हूँ, यानी क्या बचेगा 100 × 10⁻4/4। इसको सॉल्व करोगे कितना गया 25। तो 25 क्या था, इसका आंसर था। तो देखो ये क्वेश्चन तुम रीड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारे पास एक सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 2 है। ठीक है, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 में उसके मोल्स और उसका वॉल्यूम तुमको बता रखा है, और उसने बता रखा है कि दोनों की कंडक्टिविटी क्या है, इक्वल है। और तुमसे बोला है कि बताओ दोनों की मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो तुमको पता है मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं 1 के लिए लिखूंगा तो क्या होगा K1/C1, और अगर मैं दूसरे के लिए लिखूंगा तो क्या होगा K2/। तो क्या होता है, जब भी तुम्हारी किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनती है तो वहां पे या तो तुम इक्वेट कर सकते हो, या तो सिंपली क्या करो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इधर जाएगा λm1/λm2, यहाँ पे क्या आएगा K1/C1, और इधर क्या हो जाएगा K2/C2। तुमको बोल रखा है कि K1 K2 इक्वल है, यानी इसको काट दो। अब तुमको C1 C2 रखना है। ठीक है, तो तुमको पता है C2 क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होगी, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो उसका मोल कितना दे रखा है 20 दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 80 ml दे रखा है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट भी करोगे, लेट्स सपोज मैं कन्वर्ट भी कर दूं तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइनली क्या होगा, वो कट ही जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 10/20, उसको कन्वर्ट करूंगा तो 1000। तो देखो ये 1000 कट गया, देखो ये 0 गया, ये 0 गया, तो क्या आ गया तुम्हारा 4/8। यहाँ तुम्हारा क्या है λm1/λm2, ये क्या हुआ 1/2, यानी तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई कि λm2 = 2 टाइम्स ऑफ λm1। ये क्या था इसका करेक्ट आंसर। तो मैंने तुमको 3 क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो अब मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लिया है ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो तुम्हारा ये अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन है। जो पहला सोल्यूशन है उसकी सेल कांस्टेंट तुमको दिया हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो तुम्हारा जो सोल्यूशन 2 है उसका भी सेल कांस्टेंट सेम होगा, क्योंकि उसने वो सेम सेल बोल रखा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उसका रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब तुमको मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसके लिए हमको मोलारिटी की नीड होती है। बट यहाँ पे हमको क्या दिया है, पीपीएम दिया है, और क्वेश्चन में हमको λ1/λ2 पूछा है। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन 1 के लिए λ1 क्या होगा K1/C1। सिमिलरली फॉर द सोल्यूशन 2 λ2 = K2/C2। ठीक है, तो ये अब जैसे तुम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो λ1/λ2 = K1/C1, K2/C2, ये C2 इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, बट देखो हम यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी है, बट हमको कंडक्टिविटी तो पता ही नहीं है, मगर हमको सेल कांस्टेंट पता है और हमको रेजिस्टेंस पता है। तो तुमको पता क्या है G × G स्टार क्या होता है, कप्पा होता है। ठीक है, और हमको कंडक्टेंस नहीं दिया है, बट हमको रेजिस्टेंस दिया है। तो कंडक्टेंस क्या होता है 1/रेजिस्टेंस, यानी मैं कप्पा को G स्टार अपॉन R, यानी सेल कांस्टेंट अपॉन R लिख सकते। तो मैंने K1 को लिख लिया G1 स्टार अपॉन R1। ठीक है, ये C1 तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा C2 हो गया, और K2 को मैंने लिख लिया G2 स्टार अपॉन R2। ठीक है, अब देखोगे तुम्हारी सेल सेम है तो सेल के इलेक्ट्रोड्स की बीच की डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहने वाला है, यानी इनका सेल कांस्टेंट सेम रहने वाला है। यानी ये G1 स्टार और G2 स्टार तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये तो कट जाएंगे। अब बचा तुम्हारे पास R1 R2, जिसकी वैल्यू तुमको पता है, तो मैंने यहाँ पे ये R1 पुट कर दिया और ये तुम्हारा ये R2 मैंने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमको यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोलारिटी में चाहिए होता है। ठीक है, बट यहाँ हमको मोलारिटी ना देके पीपीएम दे रखा है, तो उसमें तुम्हारा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है हमको चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने हमसे λ1/λ2 का रेशियो पूछा है, यानी C1 वाली कंसेंट्रेशन है पीपीएम। जिन जिन चीज़ों से हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए सेम हमको इसके लिए करना पड़ेगा। तो जब हम रेशियो लेंगे तो फाइनली वो कट जाएगा, यानी एक्चुअल में जो तुम्हारा C1/C2 का रेशियो है वो वही रहेगा, चाहे मैं उसको पीपीएम में लिख लूँ चाहे मैं उसको मोलारिटी में लिख लूँ, रेशियो वही रहने वाला है। इसलिए मैंने लिखा है कि m1/m2 क्या होगा C1/C2। ऐसा क्यों होगा कि तुमको पता है मोलारिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। अब दोनों ही केस में तुम्हारे पास सोल्यूशन क्या है KCl ही, यानी तो तुम्हारा सेम रहने वाला है। तुम्हारा वॉल्यूम सोल्यूशन का फिक्स रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सेल तो सेम है, कंडक्टिविटी अगर सेल सेम है तो उसका तो वॉल्यूम सेल का कांस्टेंट होगा, तो सब कुछ तो सेम रहने वाला है। तो फाइनली वो कट ही जाएगा, यानी जो C1/C2 है वो M1/M2 मतलब मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत
नहीं होगी, इसलिए हमको यहाँ पे C1 और C2 को मोलारिटी में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो जो पीपीएम में उसका रेशियो होगा वही तुम्हारा मोलारिटी में उसका रेशियो होगा। तो मैंने ये पुट कर दिया, तो तुम याद देख सकते हो ये 2 टाइम्स हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2 टाइम्स, ये 2 गया कट, तो कितना बचा 1 बचा। बट आंसर तुमसे कैसे पूछा था 10 की पावर -3 में, तो 1 को अगर तुम 10 की पावर -3 में कन्वर्ट करोगे तो कैसे ले सकते हो 1000 इंटू 10 की पावर -3, इसीलिए क्या था 1000 इसका आंसर था। तो देखो अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है कि तुमको कॉन्सेंट्रेशन दी है, बट कॉन्सेंट्रेशन में तुम ध्यान से देखो क्या लिखा है, मिली मोल लिखा हुआ है। ठीक है, मिली मोल मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल अपॉन में पर डेसीमीटर क्यूब लिखा है। अब तुमको अगर पता होगा कि डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल होता है, ठीक है, तो डेसीमीटर लीटर ना लिख के उसने डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। इससे क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि अरे हमको तो यूनिट कन्वर्जन आता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर तुमने यूनिट कन्वर्जन वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ उसको देख लेना अच्छे से, ताकि तुमको यूनिट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कंडक्टेंस कितना है 0.55 मिली साइमन। तो मैंने क्या किया है, मिली साइमन को इसको भी साइमन में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमको सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, सेल कांस्टेंट भी तुमको क्वेश्चन में दिया है 1.3 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जिस भी यूनिट में लिखा है मैंने उसको बस सिंपली उसको सिंपल फॉर्म में ले आए हैं। फिर उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी तुमको नहीं दिया, बट तुमको क्या पता है, जी स्टार पता है और तुमको जी पता है। तो कंडक्टिविटी में तुमको मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, जी इंटू जी स्टार और अपॉन सी तुम्हारा हो गया। तो जी हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0.55 इंटू 10 की पावर -3 साइमन। तो यहाँ जी स्टार तुम्हारा 1.3 पर सेंटीमीटर मैंने ये पुट कर दिया। और कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में ले आया। और हमको आंसर में किस में आंसर चाहिए, हमको आंसर में सब कुछ किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। यानी इस सेंटीमीटर को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट गया। तो मैंने यहाँ जो भी चीजें थी यहाँ सारी मैंने लिख ली। अब दो सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो कितना होगा 10 की पावर -2 मीटर। और लीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि हमको आंसर में सब कुछ चाहिए मीटर में चाहिए। तो 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, इसलिए मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब एक चीज और देखो, उसने मिली साइमन, जो तुम्हारा आंसर उसने पूछा है यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिली साइमन। तो साइमन को मिली साइमन में कन्वर्ट कर दोगे तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली साइमन। ठीक है, जैसे 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, तो वैसे ही 1 मिली साइमन किसके इक्वल होगा 10 की पावर -3 साइमन। तो 10 की -3 साइमन को मैंने यहाँ पे मिली साइमन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो चीजें बची थी उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आएगा 14.3। और इसको इंटीजर में आंसर देना था, इसलिए 14 इसका क्या था करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो, उसमें तुमको क्या दिया है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तुमसे मोलर कंडक्टिविटी उसने पूछ रखी है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी उसने पूछी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, और तुमको कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। बट कंडक्टिविटी तुमको नहीं दी है, ठीक है, बट कंडक्टिविटी तुमको डायरेक्ट नहीं देता है। तो तुम क्या करोगे, सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस का यूज करके उसको निकाल लोगे। तुमको पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, जी इंटू जी स्टार। हमको कंडक्टेंस भी नहीं दिया और तुमको रेजिस्टेंस दिया है, तो कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो फाइनली कंडक्टिविटी क्या आ गया, जी स्टार अपॉन आर। ठीक है, तो जी स्टार अपॉन आर मैंने कंडक्टिविटी पुट कर दिया। यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल कांस्टेंट तुमको दिया है 1.14 पर सेंटीमीटर। तो जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में पुट करना है, ताकि जो फाइनली तुमको आंसर चाहिए उसमें तुम यूनिट में कन्वर्ट कर पाओ, कोई भी गलती यूनिट में ना हो। ठीक है, रेजिस्टेंस तुमको दिया है 1500 ओम। और तुमको कॉन्सेंट्रेशन दी है मोलारिटी में, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, तो 0.01 मोल पर लीटर। ठीक है, बट आंसर में तुमसे किसमें पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में तुमको चीजें चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो हमको कोई भी कन्वर्जन की नहीं है, बट इस लीटर को हमको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मैंने तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया, ये इसको लिख लिया, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ये ओम है तो मैं इसको पर ओम लिख सकता हूँ, ये मोल है तो मैं इसको पर मोल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारा पर ओम होता है वही तुम्हारा साइमन होता है। अब ये सेंटीमीटर की पावर -1 है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो 3 - 1 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी जो फाइनली हमको यूनिट चाहिए थी वो हमको फाइनली यूनिट मिल गई। ठीक है, ये 2 जीरो मैंने 2 जीरो ये कट कर दिए। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास बचा 1.14। देखो ये 10 इंटू 1.14 यानी कितना हो जाएगा 11.4। यहाँ तुम्हारा क्या है 15 इंटू 0.001। ठीक है, जब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा 1000 आएगा। अब 15 है तो हम 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 3 जा 5 2 जा, ये कितना हुआ 200। और फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा 114 है, ये 3 से डिवाइजिबल है। तो हम कैसे देखते हैं, अगर जितने भी तुम्हारे नंबर्स होते हैं अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैथ की चीजें हैं, ये सब चीजें तुमको अगर पता होंगी तो तुम कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट हो सकती है। तो 3 से 2 कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो ये तुम्हारा आ गया 3.8।
8, अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पास आ जाएगा 760। तो 760 क्या था, इसका आंसर था। तो अगला फिर तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन है। तो तुमको कंडक्टिविटी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है और तुमसे सेल कांस्टेंट पूछा है। तो तुमको पता है G इंटू जी स्टार इक्वल टू के। तो अब तुमको कंडक्टेंस नहीं दिया है, तो मगर तुमको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने वो पुट कर दिया, जी स्टार हो गया, के हो गया। तो जी स्टार क्या होगा, के इंटू आर हो गया। अब के तुमको कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी थी, तो मैंने कंडक्टिविटी पुट कर दी, और तुमको रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा था, तो मैंने रेजिस्टेंस भी यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब साइमन है या तुम्हारा ओम है, तो तुमको पता है साइमन का, तो ओम इनवर्स, ये ओम है तो इसलिए कट जाएगा, बचेगा फाइनली तुम्हारे पास क्या, पर मीटर। और आंसर भी हमसे पर मीटर में पूछा है। इसको तुम सॉल्व करोगे, यहाँ तुमने क्या किया, मैंने 10 की पावर 4 को अलग कर लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे 10 की 4 को पहले अलग करना था, फिर जो बचेगा उसकी वैल्यू बतानी थी। तो मैंने इसको अलग कर लिया है, तो ये चीजें बची हैं। ये तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 26 तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि तुमको 2 सोल्यूशन दिए होंगे। एक सोल्यूशन का क्या होगा, तुमको कंडक्टिविटी पता होगा, कंडक्टेंस पता होगा, उसकी हेल्प से तुम उसका सेल कांस्टेंट निकालोगे। जब तुमको सेल कांस्टेंट पता चल जाएगा तो उस सेल कांस्टेंट की हेल्प से तुम दूसरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पता कर पाओगे। तो इतना इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था पहले भी। अब क्या करना है, जो तुम्हारा यहाँ से जो कंडक्टिविटी तुम्हारा आएगा, उस कंडक्टिविटी से तुम उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन भी बना के देता है। ठीक है, तो पहला तुम्हारा सोल्यूशन है, उसकी तुमको कॉन्सेंट्रेशन पता है, रेजिस्टेंस पता है और कंडक्टिविटी पता है। और दूसरा सोल्यूशन है, उसकी तुमको कॉन्सेंट्रेशन पता है, रेजिस्टेंस पता है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं पूछी है। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी मैं लैम्डा m2 लिख लिया, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, K2/C2। ठीक है, बट हमको कंडक्टिविटी तो दूसरे की पता नहीं है। तो कंडक्टिविटी पता करने के लिए क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक तो कंडक्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस चाहिए, और एक हमको चाहिए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट भी हमको डायरेक्टली इसका नहीं बता रखा है, बट हमको एक और सोल्यूशन है, उसका कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस बता रखा है। तो पहले इस वाले का यूज करके हम निकालेंगे सेल कांस्टेंट, तो उस सेल कांस्टेंट का यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो K2 क्या होगा, G2 इंटू G2 स्टार। ठीक है, सेल कांस्टेंट G इंटू जी, वही सेम फॉर्मूला, अपॉन C2 मैंने कर दिया। अब दो तुम्हारा जो G2 है, तुमको कंडक्टेंस तो दे नहीं रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इसलिए मैंने उसको 1/R2 लिख दिया। अब जो बचा G2, तो यानी जो तुम्हारा सेल 2 है उसका सेल कांस्टेंट। अब तुमको पता है जो ऊपर सोल्यूशन है, पहला सोल्यूशन, और तुम्हारा जो दूसरा सोल्यूशन है, दोनों में सेम सेल उसने यूज किया है। अगर दोनों में सेम सेल यूज किए तो यानी दोनों का सेल कांस्टेंट सेम होगा। तो पहले वाले कंडीशंस का यूज करके हम उसका सेल कांस्टेंट निकालेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा, G2 वही G1 स्टार के इक्वल होगा, और G1 स्टार किसके इक्वल होगा, K1 इंटू R1। ये तुम करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने K1 इंटू R1 लिख लिया। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, रेजिस्टेंस सेकंड वाला डाल दिया, मैंने K1 डाल दिया, मैंने R1 पुट कर दिया, मैंने यहाँ से C2 पुट कर दिया। और ये 10 की पावर -3 क्यों आया, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए था वो हमको मीटर में चाहिए था। ठीक है, सब कुछ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है वो तो तुम्हारी मोलारिटी है, यानी मोल अपॉन लीटर ऊपर आएगा। अब तुमको पता है लीटर को तुमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, 10 की पावर -3 आएगा। तो अब इसको बार बार डिटेल में तो लिखूंगा नहीं, मैंने इतनी बार सेम चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर -3 आया। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, तो हमेशा क्या किया करो, सबसे पहले डेसिमल हटाया। तो मैंने ये डेसिमल हटाया, यहाँ से भी ये डेसिमल हटाया। ठीक है, 14 2 या 20, अब ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये क्या हो गया, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। अब तुमको जो ऑप्शंस है वो पॉइंट में नहीं, सिर्फ 5 के फॉर्म में दिए हैं, तो क्या कर लो 5, तो इसमें कन्वर्ट करोगे क्या जगह 10 की पावर -4। तो 5 इंटू 10 की पावर -4, ए इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, बस की वैल्यूज चेंज की हैं, तो इसको भी तुम सेम तरह से सॉल्व करके देख सकते हो, इसका आंसर बी आएगा। और ये क्वेश्चन यूनिट पे सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तो यूनिट्स में तुमको सारी बता दी है कि किसकी क्या होती है। यहाँ तुम देख सकते हो, आराम से मैच कर सकते हो, इसका ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, ताकि वो भी जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर पाए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट।